नमस्कार। प्रस्तुत है आज की कहानी मनोवृत्ति। यह कहानी सुनने वालों के लिए बहुत ही रोचक होगा। आइए कहानी सुनते हैं। मनोवृत्ति। एक सुंदर युवती प्रातःकाल गांधी पार्क में बिल्लौर के बेंच पर गहरी नींद में सोई पाई जाए, यह चौंका देने वाली बात है। सुंदरियां पार्कों में हवा खाने आती हैं, हंसती हैं, दौड़ती हैं, फूल पौधों से खेलती हैं। किसी का इधर ध्यान नहीं जाता, लेकिन कोई युवती रबीश के किनारे वाले बेंच पर बेखबर सोए, यह बिल्कुल गैर मामूली बात है। अपनी ओर बलपूर्वक आकर्षित करने वाली रबीश पे कितने आदमी चहलकदमी कर रहे हैं। बूढ़े भी, जवान भी, सभी एक क्षण के लिए वहाँ ठिठक जाते हैं। एक नज़र वह दृश्य देखते हैं और तब चले जाते हैं। युवक वृंद रहस्य भाव से मुस्कुराती हुए, वृद्धजन चिंता भाव से सिर हिलाते हुए और युक्तियां लज्जा से आंखें नीचे किए हुए। बसंत और हाशिम निक्कर और बनियान पहने नंगे पांव दौड़ रहे हैं। बड़े दिन की छुट्टियों में ओलंपियन रेस होने वाला है। दोनों उसी की तैयारी कर रहे हैं। दोनों इस स्थल पर पहुंचकर रुक जाते हैं। दबी आंखों से युक्ति को देखकर आपस में ख्याल दौड़ाने लगते हैं। बसंत ने कहा, इसे और कहीं सोने की जगह ही नहीं मिली। हासिम ने जवाब दिया, कोई वेश्या है, लेकिन वेश्याएं भी तो इस तरह विशर्मी नहीं करती। अगर वे शर्म न हो तो वेश्या नहीं। बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनमें कुलवधू और वेश्या दोनों एक व्यवहार करती हैं। कोई वेश्या मामूली तौर पर सड़क पर सोना नहीं चाहती। रूप छवि दिखाने का नया आर्ट है। आर्ट का सबसे सुंदर रूप छिपाव है, दिखाओ नहीं। वेश्या इस रहस्य को खूब समझती है। उसका छिपाव केवल आकर्षण बढ़ाने के लिए है। हो सकता है, मगर यहाँ सो जाना यह प्रमाणित नहीं करता कि यह वेश्या है। इसकी मांग में सिंदूर है। वेश्याएं अवसर पड़ने पर सौभाग्यशाली बन जाती हैं। रात भर प्याले के दौड़ चले होंगे, काम किड़ाएं हुई होंगी और साथ के कारण ठंडक पाकर सो गई होगी। मुझे तो कुलवधू सी लगती है। कुलवधू पार्क में सोने आएगी। हो सकता है घर से रूठ कर आई हो। चलकर पूछें क्यों न लें। नीचे हमें खो बगैर परिचय के आप किसी को जगा कैसे सकते हैं। अजी चलकर परिचय कर लेंगे, उल्टे और एहसान जताएंगे और जो कहे झिड़क दे। झिड़कने की कोई बात भी हो, उससे सौजन्य और सदस्यता में डूबी ही बातें करेंगे। कोई युक्ति ऐसी बातें सुनकर चिढ़ नहीं सकती। अजी गत यौनाएं तक तो रस भरी बातें सुनकर फूल ही उठती हैं। यह तो नौ यौना है। मैंने रूप और यौवन का ऐसा सुंदर संयोग नहीं देखा था। मेरे हृदय में यह रूप जीवन पर्यंत के लिए अंकित हो गया। शायद कभी न भूल सकूं। मैं तो फिर यही कहता हूं कि कोई वेश्या है। रूप की देवी वेश्या भी हो, उपास्य है। यहीं खड़े खड़े कभी वो किसी बातें करोगे, जहाँ वहाँ चलते क्यों नहीं। तुम केवल खड़े रहना
पास तो मैं डालूंगा। कोई कुलवधू है, कुलवधू पार्क में आकर सोए तो इसका इसके सिवा कोई अर्थ नहीं है कि वह आकर्षित करना चाहती है, और यह वेश्या मनोवृत्ति है। आजकल की युक्तियाँ भी तो फॉरवर्ड होने लगी हैं। फॉरवर्ड युक्तियाँ युक्तों से आंखें नहीं चुराती। हाँ, लेकिन कुलवधू से किसी तरह की बातचीत करना मैं बेहूदगी समझता हूँ। तो फिर दौड़ लगाएं, लेकिन दिल में तो हम मूर्ति दौड़ रही है। तो आओ बैठे। जब वो उठकर जाने लगे तो उसके पीछे चले। मैं कहता हूँ वेश्या है, और मैं कहता हूँ कुलवधू है। तो 10-10 की बाजी रही। तो वृद्ध पुरुष धीरे धीरे जमीन की ओर ताकते आ रहे थे, मानो कोई जवानी ढूंढ रहे हों। एक की कमर झुकी, बाल काले, शरीर स्थूल, दूसरे के बाल पके हुए पर कमर सीधी, एक हरा शरीर, दोनों के दांत टूटे पर नकली दांत लगाए, दोनों की आंखों पर ऐनक। मोटे महाशय वकील हैं, छरारे महोदय डॉक्टर वकील। देखा, यह 20वीं सदी की करामात। डॉक्टर: जी हाँ, देखा, हिंदुस्तान दुनिया से अलग तो नहीं है, लेकिन आप इसे शिष्टता तो नहीं कह सकते हैं। शिष्टता की दुहाई देने का अब समय नहीं है। किसी भले घर की लड़की वेश्या है साहब, अब इतना भी नहीं समझते। वेश्या इतनी फुहर नहीं होती, और भले घर की लड़कियां फुहर होती हैं। नई आज़ादी है, नया नशा है। हम लोगों की तो बुरी भली कट गई, जिनके सिर आएंगी वह झेलेंगे। अफसोस, जवानी रुखसत हो गई, जिंदगी जहन्नुम से बदतर हो जाएगी। मगर आँख तो नहीं रुखसत हो गई, वह दिल तो नहीं रुखसत हो गया। बस आँख से देखा करो, दिल जलाया करो। मेरा तो फिर जवान होने को जी चाहता है। सच पूछो तो आजकल के जीवन में ही जिंदगी की बहार है। हमारे वक्त में तो कहीं कोई सूरत ही नजर न आती थी। आज तो जिधर जाओ हुस्न ही हुस्न के जलवे। सुना, युक्तियों को दुनिया में जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा नफरत है वह बूढ़े मर्द हैं। मैं इसका कायल नहीं। पुरुष का जौहर उसकी जवानी नहीं, उसका शक्ति संपन्न होना है। कितने ही बूढ़े जवानों से ज़्यादा कड़ियल होते हैं। मुझे तो आए दिन इसके तजर्बे होते हैं। मैं ही अपने को किसी जवान से कम नहीं समझता। यही सब सही है, पर बूढ़ों का दिल कमज़ोर हो जाता है। अगर यह बात न होती तो इस रमनी को इस तरह देखकर हम लोग यूं न चले जाते हैं। मैं तो आंखों भर देख भी न सका। डर लग रहा था कि कहीं उसकी आंखें खुल जाए और वह मुझे ताकते देख ले तो दिल में क्या समझे। खुश होती कि बूढ़े पर उसका जादू चल गया। अजी रहने भी दो। आप कुछ दिन ओकासा का सेवन कीजिए। चंद्रोदय खाकर देख चुका हूँ, सब लुटने की बातें हैं। मंकी ग्लैंड लगवा लीजिए ना। आप इस युक्ति से मेरी बातें पक्की करा दें, मैं तैयार हूँ। हाँ, यह मेरा जिम्मा, मगर भाई हमारा हिस्सा भी रहेगा। अर्थात यह कि कभी कभी मैं आपके घर आकर अपनी आंखें ठंडी कर लिया करूँगा। अगर आप इस इरादे से आए तो मैं आपका दुश्मन हो जाऊँ। ओहो,
अब तो मंकी ग्लैंड का नाम सुनते ही जवान हो गए। मैं तो समझता हूँ यह भी डॉक्टरों की लूटने का एक लटका निकाला है। सच। अरे साहब, इस रमनी के स्पर्श में जवानी है। आप हैं किस फेर में? उसके एक एक अंग में, एक एक चितवन में, एक एक मुस्कान में, एक एक विलास में जवानी भरी हुई है। न 100 मंकी ग्लैंड और न एक रमनी का बाहुपाश। अच्छा, कदम बढ़ाइए, मुकब्लिक आकर बैठे होंगे। बहुत सूरत याद रहेगी। फिर आपने याद दिला दी। वह इस तरह सोई है इसलिए कि लोग उसके रूप को, उसके अंग विन्यास को, उसके बिखरे हुए केसों को, उसकी खुली हुई गर्दन को देखें और अपनी छाती पीटें। इस तरह चले जाना उसके साथ अन्याय है। वह बुला रही है और आप भागे जा रहे हैं। हम जिस तरह दिल से प्रेम कर सकते हैं, जवान कभी कर सकता है। बिल्कुल ठीक। मुझे तो ऐसी औरतों से साबिका पड़ चुका है जो रसिक बूढ़ों को खोजा करती हैं। जवान तो छिछोड़े, उच्छृंखल, अस्थिर और गर्वीले होते हैं। वे प्रेम के बदले में कुछ चाहते हैं। यह निस्वार्थ भाव से आत्मसमर्पण करते हैं। आपकी बातों से दिल में गुदगुदी हो गई। मगर एक बात याद रखिए, कहीं उसका जवान प्रेमी मिल गया तो मिला करें। यहाँ ऐसों से नहीं डरते हैं। आपकी शादी की कुछ बातचीत थी तो? हाँ थी, मगर अपने ही लड़के जब दुश्मनी पर कमर बांधे तो क्या हो। मेरा बड़ा लड़का यशवंत तो मुझे बंदूक दिखाने लगा। यह जमाने की खूबी है। अक्टूबर की धूप तेज हो चली थी। दोनों मित्र निकल गए। 2 देवियाँ, एक वृद्धा, दूसरी नौयौना, पार्क के फाटक पर मोटर से उतरी और पार्क में हवा खाने आईं। उनकी निगाहें भी उस नींद की माती युक्ति पे पड़ी। वृद्धा ने कहा, बड़ी बेशर्म है। नवयमुना ने तिरस्कार भाव से उसकी ओर देखा और देखकर कहा, ठाठ तो भले घर की देवियों के हैं। बस ठाठ ही देख लो। इसी से मर्द कहते हैं स्त्रियों को आज़ादी न मिलनी चाहिए। मुझे तो कोई वेश्या मालूम होती है। वेश्या ही सही, पर उसे इतनी बेशर्मी करके स्त्री समाज को लज्जित करने का क्या अधिकार है? कैसे मज़े से सो रही है, मानो अपने घर में है। बेहयाई है। मैं पर्दा नहीं चाहती, पुरुषों की गुलामी नहीं चाहती, लेकिन औरतों में जो गौरवशीलता और सलजता है उसे नहीं छोड़ना चाहती। मैं किसी युवती को सड़क पर सिगरेट पीते देखती हूँ तो मेरे बदन में आग लग जाती है। उसी तरह आधी छाती का जम्फर भी मुझे नहीं सुहाता। क्या अपने धर्म की लाज छोड़ देने से ही साबित होगा कि हम बहुत फॉरवर्ड हैं? पुरुष अपने छाती या पीठ खोले तो नहीं घूमते। इसी बात पर भाई जी, जब मैं आपको आड़े हाथों लेती हूँ तो आप बिगड़ने लगती हैं। पुरुष स्वाधीन है। वह दिल में समझता है कि मैं स्वाधीन हूँ। वह स्वाधीनता का स्वांग नहीं भरता। स्त्री अपने दिल में समझती है कि वह स्वाधीन नहीं है, इसलिए वह अपनी स्वाधीनता का ढोंग करती है। जो बलवान है वे करते नहीं, जो दुर्बल है वही अकर दिखाते हैं। क्या आप उन्हें अपने आंसू पोंछने के लिए इतना अधिकार भी नहीं देना चाहती? मैं तो कहती हूँ स्त्री अपने को छिपाकर पुरुषों को जितना नचा सकती हैं, अपने को खोलकर नहीं नचा सकती। स्त्री ही पुरुष के आकर्षण की फिक्र क्यों करे? पुरुष क्यों स्त्री से पर्दा नहीं करता? अब मुंह न खुलवाओ मीनू। इस छोकरी को जगा कर कह दो जाकर घर पर सोए। इतने आदमी आ जा रहे हैं।
और निर्लज टांगे फैलाए पड़ी है। यहाँ इसे नींद कैसे आ गई? रात कितनी गर्मी थी भाई जी, ठंडक पाकर बेचारी की आंख लग गई है। रात भर यहीं रहे, कुछ कुछ बदती हूँ। मीनू युक्ति के पास जाकर उसका हाथ पकड़कर हिलाती है। यहाँ क्यों सो रही हो देवी जी? इतना दिन चढ़ाया है, उठकर घर जाओ। युक्ति आंखें खोल देती है। ओह हो, इतना दिन चढ़ा है, क्या मैं सो गई थी? मेरे सिर में चक्कर आ जाया करता है। मैंने समझा शायद हवा से कुछ लाभ हो। यहाँ आई पर ऐसा चक्कर आया कि मैं इस बेंच पर बैठ गई। फिर मुझे कुछ होश न रहा। अब भी मैं खड़ी नहीं हो सकती। मालूम होता है मैं गिर पड़ूंगी। बहुत दवा की पर कोई फ़ायदा नहीं होता। आप डॉक्टर श्यामनाथ को तो जानते होंगे, वह मेरे ससुर हैं। युक्ति ने आश्चर्य से कहा, अच्छा, वह तो अभी इधर से ही गए हैं। सच? लेकिन मुझे पहचान कैसे सकते हैं? अभी मेरा गौना नहीं हुआ है। तो क्या आप उनके लड़के बसंत लाल की धर्म पत्नी हैं? युक्ति ने शर्म से सिर झुकाकर स्वीकार किया। मीनू ने हंसकर कहा, बसंत लाल तो अभी इधर से गए हैं। मेरा उनसे यूनिवर्सिटी का परिचय है। अच्छा, लेकिन मुझे उन्होंने देखा कहाँ है? तो मैं दौड़कर डॉक्टर को खबर दे दूं? जी नहीं, मैं थोड़ी देर में बिल्कुल अच्छी हो जाऊंगी। बसंत लाल भी वह खड़ा है, उसे बुला दूं? जी नहीं, किसी को ना बुलाइए। तो चलो, अपने मोटर पर तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा दूं। आपकी बड़ी कृपा होगी। किस मोहल्ले में? बेगमगंज, मिस्टर जयराम दास के घर। मैं आज ही मिस्टर बसंत लाल से कहूँगी। मैं क्या जानती थी कि वह इस पार्क में आते हैं, मगर कोई आदमी तो साथ ले लिया होता। अभी आप सुन रहे थे कहानी मनोवृत्ति, जो मानसरोवर भाग 1 से ली गई थी, जो प्रेमचंद द्वारा लिखा गया था। धन्यवाद। यदि आप इस चैनल कुश्यनिकों पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि नई कहानी अपलोड होते ही इसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सबसे पहले। धन्यवाद।